राइज ऑफ रिबॉर्न क्वीन एपिसोड 3। समीर की मां का जीवा के घर आना। जीवा अपने रूम से नीचे आती है तो देखती है कि अतुल कुछ कर रहा होता है तो उससे पूछती है, अतुल क्या कर रहे हो आप? तो अतुल उसकी तरफ देखता है, फिर जवाब देते, भाभी मैं सोच रहा हूँ मेरे घर पर प्रिंसेस आएगी या प्रिंस। जीवा हंसते हुए, जो भी आएगी वो तो अब आपको 7 महीने बाद ही पता चलेगा ना, अभी थोड़ी ना पता। तो अतुल बोलता, अरे नहीं भाभी, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर की क्यूट से आप जैसी सुंदर सी प्यारी सी प्रिंसेस आए। तभी बाहर का रुकने की आवाज आती है तो जीवा अतुल से पूछती है, अरे अतुल इतनी टाइम कौन आया है? अतुल जीवा से कहते हैं, अरे भाभी आप भूल गए, समीर आज अपने माँ लाने वाला है। तो जीवा उसकी बात सुन करके कहते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। तभी समीर एक औरत को लेकर के घर के अंदर आता है तो अतुल आगे बढ़ करके उनके पाँव छू करके आशीर्वाद लेता है तो औरत भी उसे प्यार से आशीर्वाद देती है। अतुल को उस औरत का पैर छूता देख जीवा भी आगे बढ़कर के पैर छू लेती है तो औरत जीवा को आधे से उठाते हुए कहती है, अरे बेटा ऐसा नहीं करते हैं तुम्हें। इस हालत में जीवा उनको देखने लगती है। उसे पता नहीं क्यों अपनापन सा लग रहा था, जैसे लग रहा हो कोई अपना हो। गीता जी के भी मन में यही चल रहा था कि यह लड़की तो कुछ कुछ मेरी तरह दिखती है। जी हाँ, जो यह औरत है यह और कोई नहीं समीर की माँ गीता जी हैं। जीवा कहती है, आंटी अंदर आइए ना। तो गीता जी उसे रोकते हुए कहती है, बेटा जब समीर तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता है तो तुम मुझे अपनी माँ क्यों नहीं मान सकती हो, बताओ। तो जीवा कान पकड़ के कहते हैं, सॉरी माँ, आइए बैठी है। तो गीता जी आकर बैठ जाती हैं। तब तक अतुल समीर से कहता है, ठीक है स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं तो गीता जी जीवा से कहती है, बेटा तुमने कुछ खाया? तो जीवा कहती है, माँ मैंने सुबह नाश्ता किया था। तो गीता जी उससे कहती है, तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आती हूँ। उनकी बात सुन जीवा उनसे कहती है, अरे फोल्डेड हैंड्स नहीं, आप परेशान मत होइए। तो गीता जी कहती है, अरे बेटा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। तो जीवा कुछ नहीं कहती। थोड़े समय में गीता जी फ्रूट्स लेकर आती है, फिर जीवा से कहती है, लो बेटा। तो जीवा कहती है, मैं इतना सारा नहीं खा सकती हूँ। तो गीता जी उसके साथ खाते हुए बात करने लगी। जब समीर और अतुल नीचे आ रहे थे तो जीवा और गीता जी को एक साथ बातें करते हुए हंसते हुए देख अतुल बोला, समीर मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था पर माँ की कुछ आदतें बिल्कुल भाभी की तरह है, देख। तो समीर ध्यान से देख मुस्कुराते हुए, यार तू सच कह रहा है। फिर दोनों आके जीवा और माँ के पास बैठ जाते हैं। तब समीर कहता है, माँ अब चले? तो जीवा समीर की बात सुन भाई, आज माँ को यही रहने दो मेरे पास। तो समीर जीवा से कहता है, छोटी मैं फिर कभी माँ को यहाँ ले आऊंगा, अभी माँ और पापा को राजस्थान के लिए निकलना होगा। पापा का कॉल आया था। तो जीवा उदास हो जाती है क्योंकि आज उसे गीता जी के साथ काफी अच्छा लग रहा था। उसको उदास देख गीता जी उसे प्यार से समझते हुए, बेटा हमारा वहाँ जाना जरूरी है, नहीं तो हम आपको ऐसे इस हालत में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते। तो जीवा कहती है, माँ अब आप कब आओगे? तो गीता जी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, बहुत जल्दी आप जाऊंगी बेटा, ठीक है। थोड़ा और बात करके जीवा को फोल्डेड हैंड्स अपना ख्याल रखने का बोल गीता जी समीर के साथ चली गई। फिर जीवा को फोल्डेड हैंड्स उसके फोन का याद आता है और वो जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगती है। उसको इतनी जल्दी जल्दी जाता देख एक मेड आके उससे कहती है, मैडम आराम से चलिए, आप नहीं तो गिर जाएगी। तो जीवा को याद आता है वो दौड़ नहीं सकती। तो अतुल उसके पास आके कहता है, क्या हुआ, तुम दौड़ क्यों रही हो भाभी? तो जीवा उससे कहती है, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तो अतुल उससे कहता है, आपके रूम में होगा, रुको मैं लाता हूँ। तो जीवा उससे कहती है, रहने दो अतुल, मैं रूम में ही जा रही हूँ। तो अतुल और बोल अपना काम करने लगा। जीवा रूम में आई और फोन ढूंढने लगी। उसे उसका फोन सोफे के कुशन के नीचे मिला। उसने अपना फोन देखा तो उसमें रचित के मिस कॉल थे। तो वो बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी। और फिर फोल्डेड हैंड्स रचित को कॉल लगती है। उधर रचित अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था, जब उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल पिक किया और बोला, तुम फ्री हो गई जान, क्या माँ चली गई? तो जीवा उसको बोली, हाँ माँ चली गई। जीवा की उदासी भरी आवाज सुन रचित उसे समझाते हुए कहता है, जान माँ ने तुमको कहा है ना कि तुम परेशान मत हो और जल्दी आ जाएगी। तो जीवा हाँ में सर हिला देती है और रचित से पूछती है, रचित तुम वापस कब आओगे? तो रचित हंसते हुए, अच्छा तो मेरी वाइफ अभी से ही मुझे मिस करने लगी। उसकी बात सुन जीवा मुस्कुराते हुए कुछ नहीं फिर दोनों बातें करते हैं और जीवा रचित को बाय बोल सोने चली जाती हैं।
अगला दिन भी इस तरह कट जाता है और आज रचित वापस आने वाला था तो जीवा उसे एयरपोर्ट पर लेने जाने वाली होती है। वो अपने कमरे में जाकर के रेडी होने लगते हैं। ब्लैक कलर की कुर्ती और ब्लू कलर का जीन्स पहन के वो नीचे आती है तो एक बॉडीगार्ड उसके पास आकर कहता है, मैडम अतुल सर अभी आए नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक वह आना जाए तब तक आप कहीं भी ना जाए। तो डिवाइस बॉडीगार्ड से कह दिया, रे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बस रचित को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रही हूँ थे। बॉडीगार्ड से कहती है, मैं आज उनसे बात कर लूंगी, तुम मुझे लेकर चलो। तो बॉडीगार्ड सर झुका के करता है, जी मैडम चलिए। जाकर के वो कार में बैठ जाती है। औरतों के पीछे 3 कारें आगे आगे 2 कार चले लगती हैं। कार अपनी रफ्तार में थी और वो लोग आधे रास्ते पहुंच चुके थे तभी उनके आगे वाले कार पे जोर से धमाका का होता है। तो जीवा अपना कान बंद कर लेती है तो बॉडीगार्ड उसकी कार को घेर लेते हैं। जीवा एक बॉडीगार्ड से पूछती है, क्या हुआ है, जाकर देखो। तो बॉडीगार्ड कहता है, जी मैडम। तभी अचानक से वो बॉडीगार्ड बेहोश होकर गिरने लगते हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से जीवा से कहता है, मैडम आप कार से बाहर मत निकलिए, मैं सर को सिग्नल भेज रहा हूँ। जीवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रचित इतने एयरपोर्ट से बाहर आ गया था तभी उसके एक सीक्रेट गार्ड का मैसेज आता है। रचित ने वो गार्ड खासकर जीवा के पीछे लगाया था। रचित जब मैसेज पढ़ता है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है और अपनी कार में बैठकर के राघव से कहता है, राघव कार जल्दी चलाओ, और जीवा को कॉल करने लगता तो जीवा का फोन नहीं लगता है। रचित जल्दी से किसी को कॉल करता है और उससे कहता है, जल्दी से यहाँ का लोकेशन ट्रेस करो। उधर से आवाज आती है, जी बॉस। करीब 15 मिनट बाद वो लोग जहां पर जीवा की कार थी वहां आ जाते हैं। हाँ, देखते हैं सारे बॉडीगार्ड बेहोश पड़े होते हैं और एक बॉडीगार्ड के शरीर से ज्यादा खून बह रहा था और वो अभी भी होश में था। तो रचित उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ यहाँ पर क्यों। बॉडीगार्ड से बताता है कि कुछ लोग आकर के अचानक से उसके कार पर हमला कर दिया और सारे बॉडीगार्ड को बेहोश कर दिया और मैडम को अपने साथ ले गए। उसके बाद सुन के रचित को बहुत गुस्सा आता है। वो राघव की तरफ देखकर कहता है, पता करो किसकी मौत आई है, जिसने रचित सिंह की बीवी को उठाने का हिम्मत की है, जल्दी पता करो। तभी उसका फोन बजने लगता है। वैसे कितना फोन करता है तो उधर से आवाज आती है, सर मैडम का लोकेशन मिल गया है। रचित कहता है, ठीक है, मुझे लोकेशन जल्दी सेंड करो। फिर उधर से आवाज आती है, सर मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है। और कोई मदद। तो रचित कहता है, जल्दी से सारे बॉडीगार्ड्स को वहां भेजो, और यह बोल करके कॉल कट कर देता है। और अगर हमसे कहता है, राघव इन लोगों को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी को कहो और चलो। तभी वहां पर 6 से 7 कार आके रुकती है और अतुल और समीर उस कार से जल्दी भागते हुए आते हैं। दोनों आगे आते हैं तो रचित उनको गुस्से में देखता है। कैसे देखे जाने पर अतुल अपना सर नीचे कर लेता है और समीर उसे कहता है, क्या हुआ छोटी का कोई पता चला। रचित उससे कहता है, अभी बातों में टाइम नहीं बर्बाद करते, चलो मेरे साथ। फिर सभी जल्दी से कार में बैठ कर के उस लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। जीवा एक कमरे में लेटी हुई थी, या यूं कहें कि उसका हाथ पैर बंधा हुआ था और वो बेड पर लिटाई गई थी। कुछ समय में जीवा कम हो जाता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है तो वो आवाज लगाने की कोशिश करती है, कोई आया पे, मुझे कौन यहाँ पर लेकर आया है, कौन है। तभी वहां एक लड़की आती है। जब जीवा उस लड़की का चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि यह और कोई नहीं सिया होती है और सिया के साथ 4-5 लड़के भी होते हैं। सिया उनको जीवापी तक दिखाते हुए कहती है, इसका ऐसा हाल करना कि इसका हस्बैंड से कभी द्वारा छुए बिना। तो वह सारे लड़के हंसते हुए उसे कहते हैं, सिया तू बिना कैसे कैसे काम हमसे करवाती है। तो सिया उनसे कहती है, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता नहीं है क्या तुम लोग कैसे हो। तो उनमें से एक लड़का आ गया था, है वैभव, और कहता है, हाँ कोई बात नहीं है, चल अब पैसों की बात कर लेते हैं, तो हमें कितने पैसे दे रही है। तो सिया उनसे कहती है, पहले तुम लोग अपना काम करो। तो वो सारी लड़की हंसने लगी और कहते हैं, इतना अच्छा माल तो लेकर आए हैं, उसमें में करने में क्या प्रॉब्लम है। तभी सिया कहती है, ठीक है, कैमरा कहाँ है, लेकर आओ, मैं सारा चीज रिकॉर्ड करूंगी ताकि इसका हस्बैंड दिन पर देखे इसकी बीवी कैसी कैसी रंगरलिया करती है। उसके यहाँ ना होने पर उसकी बात सुनकर के जीवा समझाते हुए कहती है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सिया, अगर रचित को ये सारी बातें पता चल गई तो वह तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तो सिया हंसते हुए, अच्छा लेकिन उसको बताएगा कौन, वह तो यहाँ पर है ही नहीं। जीवा कहती है, तुम शायद गलतफहमी में जी रही हो, अभी तक रचित को पता भी चल चुका होगा कि मैं गायब हूँ। जीवा की बात सुनकर के सिया को बहुत गुस्सा आता है और उसको उसके पास जाकर के उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ मारती है और उसके बाल पकड़कर किए हुए कहती है, तू अगर मेरे और रचित के बीच नहीं आई होती ना तो मैं आज उसकी बीवी
होती और उसकी सारी प्रॉपर्टी और रचित सारे के सारे मेरे होते, पर तूने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया और पता नहीं कहाँ से आ गई। तो जीवा उससे कहती है, तुमको जो करना था तुमने कर लिया ना, नहीं बनी ना तुम रचित की बीवी। रचित की बीवी मैं हूँ। जीवा की ऐसी बात सुनकर के सिया को और भी गुस्सा आता है और वो उसकी कुर्ती फाड़ देती है और कहती है, बहुत इज्जत इज्जत कर रही थी ना उस दिन, अब मैं बताती हूँ इज्जत क्या होती है। और फिर वो एक लड़के से कहती है, आ गया हो और इसका वो हाल करो कि ये किसी को अपना मुंह दिखाने लायक बना रहे और खुद पीछे जाकर के कैमरा ले लेते हैं। और फिर वो लड़का जीवा के पास जाने लगता है तो जीवा उससे कहती दूर रहो मुझसे। तो वो लड़का हंसते हुए, अरे जाने मन, इतनी खूबसूरती को कहाँ ले जाके रखोगी तुम, थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भी थोड़ा फायदा तो मिलना चाहिए, तो अपने हस्बैंड को ही क्यों दोगी यह सारी खूबसूरती का मजा। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर के जीवा को और ज्यादा डर लगने लगता है और वो अपने मन में कहती है, रचित कहाँ हो तुम। जीवा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो सिया से कहती है, देखो सिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो सिया जीवा से कहती है, तुमने मेरा प्यार, मेरा रचित मुझसे छीन लिया और कह रही हो कि क्या बिगाड़ा है। और फिर उन लड़कों की तरफ देखकर, तुम लोगों को देखने के लिए एनेचाई बुलाया है मैंने। उसकी बात सुन जो लड़का आगे बढ़ा था वो जीवा के पास आके उसे अजीब तरह से हर जगह छूने लगा। उसके ऐसा करते ही जीवा डर से कांपने लगी और वो उस लड़के से फोल्डेड हैंड्स हाथ जोड़ते हुए बोली, देखो मुझे जाने दो। उसका इतना बात सुन लड़का उसके फेस पर हाथ घुमाते हुए उससे कहता है, तुम भी मेरे साथ कॉपरेट करो, थोड़ा मजा लो। और फिर उसके होठ की तरफ जाने लगा तो जीवा ने अपना मुंह घुमा लिया तो दूसरा लड़का आगे आया और उसके फेस को पकड़ते हुए बोला, जल्दी कर तुम अपना काम, हमारी भी बारी नहीं है। फिर वो लड़का अपनी पेंट उतरकर जीवा के जीन्स को कैंची से काट देता है और आगे आने लगता है। जीन्स के फट जाने से जीवा और पैनिक करने लगी और चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझ, रचित कहाँ हो तुम। तो उसकी बात सुन सिया कहती है, आज चाहे जो भी हो जाए तुम एनेचाई बचोगी। वो लड़का अपना हाथ आगे करता है तभी कमरे का दरवाजा बुम की आवाज करके टूट जाता है। सिया की नजर जब रचित पर जाती है जो दरवाजे पर खड़ा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। जब जीवा की नजर उस पे पड़ी तो वो अपने सर को नीचे कर रोने लगी। जब रचित जीवा की हालत देखता है तो वो जल्दी से जीवा के पास आके अपने कोट से कवर कर देता है और उसके हाथ पैर खोल के जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। जीवा उसके गले लगते हैं जो अभी कप रही थी वो उसे और टाइट पकड़कर रोने लगी। उसके ऐसे रोने से वहां खड़े समीर, अतुल और बॉडीगार्ड सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने हमेशा जीवा को हंसते हुए देखा था। आज उसके ऐसे रोने से सबको उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है और अतुल सिया के पास जाके उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, जिस थाली में खाए उसी में छेद करने लगी। तो सिया जल्दी जल्दी कहती है, नहीं नहीं रचित, मेरी बात सुनो, तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये जीवा जो इतनी अच्छी दिखती है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसके बहुत लड़कों से नाजायज संबंध है। उसकी बात सुन समीर जो अभी तक गुस्से से पागल हो गया था वो आके उसके गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम घटिया लड़की, मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाओगी। रचित चिल्लाकर कहता है, सबको ले चलो, किसी को छोड़ना मत। और फिर जीवा को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर आ जाता है। रचित जीवा को कार के सीट पर बिठाने लगता है तो जीवा उसे हरकत करके पकड़ लेती है तो रचित उसको अपनी बाहों में ही ले करके बैठ जाता है। जीवा अभी भी रो रहे थे। रचित से कहता है, जान जान में आ गया ना, तुम चुप हो जाओ। जीवा ऐसे ही रोते रोते रचित की बाहों में सो जाती है। हरी तुझे और खास करके पकड़कर राघव से कहता है, राघव, जो लोग आज इसमें थे उनको ऐसी मौत दो कि उनकी रूह तक कांप जाए। राघव रचित की बात सुनकर केजी सर उनकी कार बंगले में पहुंच जाती है तो रचित जीवा को लेकर के बगले में जाने लगता है। समीर कुछ बोलने को होता है तो अतुल रोक देता है और कहता है, भाई अभी बहुत गुस्से में है, अभी उनको जाने दो, हम बाद में बात करेंगे उनसे। तो राघव भी कहता है, हाँ अतुल सर ठीक कह रहे हैं, आप अभी बात ना करें उनसे। इधर रचित जीवा को लेकर अंदर आता है तो सारे नौकर जीवा को ऐसे लाता देख हैरान हो जाते हैं। तभी उनको रचित की आवाज आती है जो कह रहा होता है, राघव से बोलो वो डॉक्टर को कॉल करके जल्दी बुलाए। उसके ऐसे बोलने पर एक नौकर बाहर की तरफ जाने लगता है तो देखता है समीर, अतुल और राघव अंदर आ रहे होते हैं तो वो जाके राघव से कहता है, राघव सर ने डॉक्टर बुलाने को बोला है। तो राघव कहता है, मैंने बुला लिया है डॉक्टर। तभी एक बॉडीगार्ड आता है और समीर और अतुल से कहता है, सर हम सबको ले आए हैं। तो समीर उससे कहता है, उन लोगों को पीछे रखो। वो बॉडीगार्ड ये सुन चला जाता है
इधर रचित जीवा को रूम में लाके उसके फेस और बॉडी को एक तौली से साफ करके उसे कपड़े पहना देता है। फिर वो जीवा के पास बैठकर उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाने लगता है तो जीवा डर से उठकर बात जाती है और डर से पीछे की तरफ जाने लगती है। रचित उसको ऐसा डरता देख उसके पास आने लगता है तो जीवा उससे कहती है हाथ मत लगाओ मुझे। रचित कहाँ हो? रचित उसके ऐसे चिल्लाने से नीचे आवाज आती है तो समीर, राघव, अतुल तीनों भागकर कमरे की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं रचित जीवा को कह रहा होता है जान होश में आओ, देखो मैं यही हूँ। तब भी जीवा को कोई होश नहीं था तो रचित जोर से उस पे चिल्लाते हुए जीवा उसको देखती है, फिर जल्दी से उससे लिपट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। जीवा को ऐसे रोता देख सभी की आंखें नम हो गई थी। जीवा अभी भी रोए जा रही थी। जब समीर से नहीं रहा गया तो वो आगे आकर जीवा की दूसरी साइड बैठ जाता है और जीवा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है छोटी। तो जीवा अपना सर रचित के सीने से हटाकर समीर को देख उसके सीने से लग जाती है तो समीर उसे प्यार से चुप कराने लगता है। एक नौकर आके कहता है सर डॉक्टर आ गए हैं। तो राघव कहता है ले आओ उन्हें। फिर डॉक्टर आता है तो जैसे ही जीवा को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है वैसे ही जीवा रचित के गले लगकर खुद को छुपाने लगती है तो रचित उसको वैसे ही रख डॉक्टर की तरफ इशारा करता है तो डॉक्टर उसको ऐसे ही चेक करता है। फिर दवाई लिखकर रचित की तरफ देख इशारे से उसे बाहर आने को बोलता है तो रचित राघव को कहता है राघव डॉक्टर को मेरे स्टडी रूम में ले जाओ, मैं आता हूँ। फिर जीवा को कहता है जान बस मैं अभी आया। तो जीवा ना में सर हिला देती है तो समीर, अतुल आगे आते हुए कहते हैं हाँ तो जाना, वैसे भी मेरी बहन थोड़ी देर मेरे साथ रहेगी। तो जीवा भी कुछ नहीं कहती और रचित उसको आने का बोल चला जाता है। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद रचित जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है मिस्टर सिंह, आपको मिसेस सिंह की ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। अभी उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने पूरे नहीं हुए, ऐसे में ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है उनको। और आज जो भी उनके साथ हुआ है उससे वो ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसलिए जहाँ तक हो आपको उनको सब बुलाना चाहिए क्योंकि जब वो ये सबका टेंशन लेगी उससे उनकी और बच्चे की दोनों परेशानी होंगी। ऐसे ही थोड़ी बात करके डॉक्टर चला गया तो रचित कुछ सोचते हुए बोला उन लोगों को पता चली यह बात? तो राघव बोला जी सर, और सब निकल गए हैं यहाँ आने के लिए। रचित रूम में आता है तो देखता है अतुल और समीर दोनों जीवा से बातें कर रहे होते हैं। फिर रचित उनके पास आगे कहता है जाओ तुम दोनों भी आराम कर लो। तो वह दोनों उसका फेस देख करके चले जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि रचित उनसे गुस्सा है। उन दोनों के चले जाने के बाद जीवा रचित से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। तो रचित उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है ठीक है तुम यहीं रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारी खाने के लिए। तोड़ दिया कहती है नहीं मुझे आज डोसा खाना है। तो रचित उससे कहता है इतनी ज़्यादा और लिक चीज़ तुमको खाने से डॉक्टर ने मना किया है। तो जीवा कहती है कि एक दिन के खाने से कुछ थोड़ी ना होता है, बस एक दिन मुझे खाना है बस। फिर रचित कहता है ठीक है मैं देख कर आता हूँ। रचित नीचे आकर के किचन में जाता है और सैफ के पास जाकर बोलता है कि जीवा के लिए डोसा बना दो हल्का मसाला डाल करके। तो सैफ करता है जी सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम मैडम को हेल्दी डोसा बना कर दूंगा। फिर से कहता है ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो सैफ करता है जिससे मैं सिर्फ 15 मिनट में बना कर लाता हूँ। फिर रचित जाकर के सोफे पर बैठ जाता है तो अतुल और समीर उसके पास आकर के कहते हैं आई एम सॉरी, हमारी वजह से ये सब हुआ। अगर हम जीवा का ख्याल रखे होते और उसे अकेला ना जाने दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी बात सुनकर के रचित उनके फेस की तरफ देखता है और फिर अपना सर नाम हिलाकर कहता है कोई बात नहीं, आपकी बार मैं तुम दोनों को माफ़ करता हूँ क्योंकि अब की बार जीवा को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आगे से तुम दोनों ध्यान रखना ऐसा दोबारा कभी ना हो। तो समीर और अतुल दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। मदीना थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद सैफ डोसा ले आता है तो रचित उससे खाने की ट्रे लेकर के ऊपर जीवा के पास चला जाता है। जीवा रचित को आते देख करके कहती है क्या ये डोसा है? तो रचित कहते हैं हाँ, कोई शक है क्या? तो जीवा मुस्कुराते हुए कहती है नहीं बस मुझे बहुत भूख लगी है। फिर रचित जीवा को बैठाकर डोसा खिलाने लगता है। 2 डोसा जीवा खत्म कर चुकी थी। जीवा कहती है मुझे अभी भूख लगी है आज। रचित है बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी वाइफ इतना ज़्यादा कैसे खा रही है। फिर वो मेड से कहकर कि डोसा मंगवाना है। फेस जीवा 2 और डोसा खाती है और बोल दिया अब मैं नहीं खा सकती हूँ। तो रचित कहता है ठीक है कोई बात नहीं है। वे रचित उसे उसकी दवाई देता है और उसको थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। तो जीवा उस अपना
हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है तो रचित उसकी बात समझ करके उसको अपनी बाहों में भर के लेट जाता है और फिर धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर में जीवा सो जाती है तो रचित बड़ी ई का टेम्परेचर फिट करके और उसको एक ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आ जाता है। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी बंगले के बाहर 3-4 गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि कौन लोग आए होंगे और खुद आकर के हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाता है। राघव की तरफ कुछ इशारा करता है। रचित के इशारों को समझ राघव ना सर हमें हिला देता है। अभी कुछ लोग घर के अंदर आते हैं। रचित देखता है कि उसके दादा दादी मॉम डैड उसकी बहन और बुआ जी भी आ रही होती हैं। दादा दादी आके सोफे पर बैठ जाते हैं और रचित के मॉम डैड भी आके बैठ गए। सोनम और बुआ जी एक साथ आके बैठी। तभी दादी बोली जीवा कैसी है। अब तो रचित उनसे कहता है अभी आराम कर रही है। वो तो दादाजी कहते हैं सिया कहाँ है तो रचित गुस्से में बोलता है राघव लेकर आओ उसे। तो राघव सिया के साथ उन लड़कों को भी ले आता है तो सिया दादी को देखते ही उनके पास भाग कर आती है। तभी दादी उसे एक थप्पड़ दे देती है जिससे सोनम और बुआ जी पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। दादाजी आगे आते हुए कहते हैं हमने तुमको पल पियोस कर बहुत बड़ी गलती की। तुम तो जिस थाली में खाए उसी में छेद करने चली थी। तो सोनम जल्दी से दादाजी से कहती है नहीं दादू, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा कुछ डकक है। वो इन सब लड़कों के साथ हर रात सोती थी और जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसने आप सबको बताया कि यह रचित का बच्चा है। अभी वो कुछ और कहती तभी वहां कुछ टूटने की आवाज आई। सबने देखा वहां टेबल टूटा पड़ा था और रचित गुस्से से सिया की तरफ आ रहा था। रचित से कोई कुछ कह पाता तभी रचित ने सिया का गला पकड़कर उसे जमीन से उठा दिया। सब लोग ये देखकर डर गए। रचित गुस्से से बोला बहुत सुन लिया मैंने, अगर मेरी जीवा के बारे में कुछ और बोली तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कभी खुद को देखना भी भूल जाओगी। समीर और अतुल आगे आए और रचित को सिया का गला छुड़ाया। फिर रचित सबकी तरफ देख बोला मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। फिर एक पेन ड्राइव जाके टीवी में लगा उसे चालू कर दिया। उसमें उस कमरे की वीडियो थी जिसमें सिया ने जीवा को रखा था। उसमें सिया की सारी बातें रिकॉर्ड थी, उसने जो उन लड़कों से कहा था और जो जीवा रो रो कर उससे छोड़ने के लिए कह रही थी। ये सब देख पूरी फैमिली हैरान थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि सिया ऐसा कर सकती है कभी। दादी आगे आई और सिया से बोली मुझे उस वक्त का बहुत बड़ा पछतावा है जब मैंने तुमको अपने घर में रखा। उनकी बात सुन सिया गुस्से से कहती है अच्छा तो मैंने क्या गलत किया बताओ आप मुझे। मैंने प्यार किया रचित से और उसे पाना चाहा तो इसमें गलत क्या है। तो रचित के पापा बोले तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। रचित शादीशुदा है फिर भी उसके पीछे पड़ी रही और अभी अपने पागलपन को प्यार का नाम दे रही हो। तो सिया उनसे कहती है हाँ प्यार करती हूँ मैं रचित से, आज से नहीं बचपन से, और यह जीवा बचपन से ही मेरे रास्ते का कांटा बनी है, हर बार पता नहीं कैसे बच जाती है। उसकी बात सुन रचित कहता है तुमको पहले तो वो सबक मिलना चाहिए फिर जिंदगी भर जेल में रहना। उसकी बात सुन सिया उसके पास आके रचित तुम समझते क्यों नहीं मेरे प्यार को, मैं तुमको प्यार करती हूँ, ऐसा क्या है उस जीवा में जो तुम उसके पास हो, मेरे हो जाओ, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगी। रचित सिया का हाथ झटकने वाला था तभी किसी ने सिया का बाल पकड़ उसे जमीन पर नीचे गिरा दिया। रचित ने उधर देखा, जीवा गुस्से में सिया को घूरे जा रही थी और बोली क्या बोली तू, फिर से बोल उसको ऐसे देख। समीर, अतुल, राघव, रचित, बॉडीगार्ड सबने एक साथ कहा अब तो ये गई, इसको अब कोई नहीं बचा सकता। फिर सबको कुछ टूटने की आवाज आई, सबने देखा कांच का जग सिया के सर पर लगा है और जीवा कुछ ढूंढ रही है। जब जीवा को नहीं मिला तो जीवा ने राघव को देखा तो राघव जल्दी से बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। बेचारा बॉडीगार्ड जल्दी भाग कर गया और एक डंडा लेकर आया और जल्दी से जीवा के हाथ में दे दिया। रचित की फैमिली जीवा को ऐसे देख हैरान थी। जीवा आगे आई और सिया से बोली क्या बोली तुम, जरा फिर से बोलो। तो सिया गुस्से में यही कि तुम रचित के लायक नहीं हो, उसका इतना बोलना था। जीवा ने जोरदार डंडा उसके कमर पर मारा। डंडा लगते ही सिया दर्द से चिल्ला उठी। रचित की दादी और दादाजी जीवा को ध्यान से देख रहे थे। सिया उठी और जीवा की तरफ बढ़ी। तुरंत दो बॉडीगार्ड आगे आकर के सिया को पकड़ लिए। जीवा आगे आई और गुस्से में बोली रचित सिर्फ मेरा है, मेरा समझी तुम, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो मैं उसका क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती हूँ। जीवा की आवाज ऐसी थी कि वहां खड़ा हर शख्स डर गया। रचित उसको ऐसा देखकर बहुत हैरान था। जीवा ये सब बोलते हुए लगातार सिया को डंडे मारे जा रही थी। जब रचित को याद आया कि डॉक्टर ने जीवा को टेंशन ना लेने को बोला था तो वो जल्दी से आगे आकर जीवा को पीछे से डंडा पकड़कर बोला जान क्यों अपना हाथ दुखा रही हो। तो जीवा उसकी तरफ देखने लगी।
तो रचित बोला ये काम तो हमारे बॉडीगार्ड भी कर सकते है ना, तुम परेशान मत हो। वो तो जीवा डंडा छोड़ देती है और आके सोफे पर बैठ जाती है। तो दादी उसके पास आके कहती है जीवा बेटा। तो जीवा उनकी तरफ देखकर हाँ दादी। तो दादी कहती है बेटा तुम कुछ खाओगी। तो जीवा उनसे खुश होते हुए कहती है हाँ दादी मैं नीचे इसलिए ही आई थी, मुझे भूख लगी थी। तो रचित उससे कहता है अरे अभी 2 घंटे पहले ही मैंने तुमको खिलाया था। उसकी बात सुन जीवा रोने लगती है और कहती है आपको मेरे खाने से क्या है, जब खिला रहे थे तो भी ऐसा बोल रहे थे कि आज तुम ज्यादा खाए हो। उसको रोता देख दादी रचित को डांटते हुए क्यों, तुझे क्या, मेरी बच्ची जो भी खाएगी मैं उसके लिए बना दूंगी। तो रचित जीवा को कहता है मेरा वैसा मतलब नहीं था, तुम रोने क्यों लगी, तुमको जितना भी खाना हो खा लो लेकिन रोना नहीं। औक इन सबके बीच में सब सिया को भूल गए थे। सिया चुपके से डाइनिंग टेबल से एक चाकू उठाकर जीवा की तरफ भाग कर आई और उस पे चला दी। रचित की नजर चली गई और वो जीवा के सामने आ गया। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जीवा जो अभी अपने मुंह में निवाला लेने वाली थी वो पीछे मुड़ कर देखती है तो रचित का हाथ खून से सना हुआ था। उसको ऐसे देख जीवा की चीख निकल गई और वो वही बेहोश हो गिरने को हुई। तो समीर ने भागकर उसे पकड़ लिया। रचित जल्दी से आगे आकर बोला राघव जल्दी डॉक्टर बुलाओ। तो अतुल उससे बोला भाई पहले आप खुद को संभालो। तभी वहां पुलिस आई। तो रचित उनसे बोला इसको पूरी जिंदगी वही रखना। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोला जी सर। थोड़ी देर में रचित के हाथ की पट्टी हो गई थी और जीवा को अभी भी होश नहीं आया था। डॉक्टर बोला सर मैंने आपको बोला था इनको कोई भी टेंशन मत हो, अगर ऐसा फिर से होता है तो मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकूंगा। इतना सुनते ही रचित ने डॉक्टर की कॉलर पकड़कर उससे कहा अगर मेरे वाइफ और बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी चिता सबसे पहले जलेगी। राघव जल्दी आगे आया और डॉक्टर को छुड़ाते हुए बोला सर छोड़िए। डॉक्टर जल्दी से वहां से चला गया। तो दादी बोली रचित मैं सोच रही हूँ कि कुछ महीने जीवा को हम लोगों के साथ रह जाने दो। तो रचित बोला नहीं दादी 2 दिन बाद हम अस जा रहे हैं, हमारा बच्चा वही जन्म लेगा फिर हम वापस आ जाएंगे। उसकी बात सुन दादी कुछ कहने को हुई तो दादाजी ने उनको चुप करवा दिया। तो वो कुछ नहीं बोली। फिर रचित राघव से तैयारी कर लो। राघव जी सर। फिर समीर और अतुल से तुम दोनों स्टडी रूम में आओ। तो दोनों रचित के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं। रचित ऊपर जाते हुए अपने दादा दादी अगर आप दोनों इतना चाहते हैं तो रुक सकते हैं और बाकी लोग भी अगर रुकना चाहते हैं तो रुके, लेकिन मेरी जीवा से सब दूर रहेंगे। कोई कुछ नहीं कहता और नौकर सबको रूम दिखाता है और फिर राघव भी रचित के स्टडी रूम में आ जाता है। तो रचित उससे कहता है सब हो गया है क्या राघव। तो राघव कहता है जी सर। तो रचित कहता है ठीक है तुम लोग जाओ और बाकी का मैं कल बताता हूँ सबको। सब वहाँ से चले जाते हैं। रचित वहां बैठकर कुछ सोचता है फिर वापस से रूम में आता है तो देखता है कि जीवा बेड पर लेटे हुए इधर से उधर करवट बदल रही थी। रचित उसको कुछ ना बोलकर बाथरूम में कपड़े चेंज करने गया। जब वो चेंज करके आया तो देखा जीवा वैसे ही कर रही थी। वो जीवा के पास आया और उससे बोला जान क्या हुआ। तो जीवा उससे बोली रचित पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो रचित परेशान होते हुए जान हम हॉस्पिटल चले क्या, अगर तुमको ठीक नहीं लग रहा है। तो जीवा अपना सर रचित की गोद में रख ली। तो रचित उसका सर दबाने लगा। फिर धीरे धीरे जीवा सो गई। तो रचित उसको अच्छे से सुलाने के बाद रचित ने डॉक्टर को कॉल किया। बेचारा डॉक्टर तो उसकी सुबह से हालत खराब थी। उसने तुरंत कॉल उठाया और बोला सर कहिए। तो रचित ने उनको सब कुछ बताया। तो डॉक्टर बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, प्रेगनेंसी में ऐसा अक्सर होता है। तो रचित बोला ठीक है और फिर कॉल काट के जीवा के पास आकर सो गया और जीवा को अपने सीने से लगा लिया। आधी रात को रचित को ऐसा लगा जैसे जीवा कँप रही है। वो जल्दी से उठ के लाइट जलाया और देखा तो जीवा डर से कँप रही थी। रचित उसे उठाते हुए बोला जीवा उठो उठो। जीवा उठी तो रचित उसे पानी देते हुए बोला जान क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी। उसकी बात सुन जीवा अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। तो रचित उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला जान तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, औक मैं हूं ना। फिर जीवा को गले लगाकर सुलाने लगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवा जब तक तैयार होके आई तो देखा टेबल पर देखी वहां बहुत सारी डिशेस रखी थी। वो खुश होके जल्दी जल्दी टेबल पर आने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगी। उसको गिरता देख रचित भाग कर जाने लगता है। तभी वो देखता है राघव ने जीवा को संभाल लिया, फिर उसे खड़ा किया शी से। तब तक रचित और पूरी फैमिली वहां आ जाते हैं और रचित आके जीवा को गले लगा लेता है। जीवा को उसका पिछला जन्म का दिन याद आ जाता है। तभी रचित की
मॉम उसे बोल रही होती है, अभी अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो हम क्या करते बताओ, ऐसा लगता है तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बच्चे से, और बहुत कुछ, जिसे सुन जीवा को वो सब याद आने लगा और उसकी कान में बार बार आवाजें आने लगी और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह मेरा बच्चा है, आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और जमीन पर बैठ रोने लगी सबने। जब जीवा की ऐसी हालत देखी तो वो लोग डर गए। रचित जल्दी से आगे आकर जीवा को गले से लगाकर बोला, जा फोल्डेड हैंड्स, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, तुम रो मत, मैं हूं ना। और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, बोला था ना मत आना मेरी जीवा के करीब, तो क्यों आप मुझे खुश होते हुए नहीं देख सकती हो, जाओ और आज के बाद कभी भी मेरे बीबी से दूर रहना आप। तो दादी ने रचित से कहा, बेटा तुम जीवा का ख्याल रखो, हम लोग जाते हैं। रचित गुस्से में कुछ नहीं कहता और जीवा को ले जाकर सोफे पर बिठा देता है और समीर उसे पानी लाके देता है। रचित उसे पानी पिलाता है और धीरे धीरे जीवा शांत हो गई। तो जीवा को खाना खिलाया और उससे बोला, जान मैंने सोचा है कि अभी के जितने भी दिन हैं हम अस में रहेंगे। रचित की बात सुन जीवा उससे कहती है, तो क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? तो जीवा उससे कहती है, ठीक है। फिर अतुल उससे कहता है, फोल्डेड हैंड्स भाई, तो क्या मैं भी चल सकता हूँ आप लोगों के साथ? तो रचित उससे कहता है, तो एने चाहिए, यहाँ काम है बहुत। तो अतुल कहता है, भाई तो क्या कभी कभी आ सकते हैं? तो रचित उसे कहता है, ठीक है आ सकते हो। तो समीर भी बोलता है, तो मैं भी। तो जीवा हंसते हुए, हाँ भाई आप भी आ जाना, ठीक है। तो रचित जीवा से कहता है, जान चलो अपने कपड़े पैक कर लेते हैं क्योंकि कल मॉर्निंग में ही हम लोगों को निकलना होगा। तो जीवा कहती है, ठीक है चलती हूँ। दोनों ऊपर आके कपड़े पैक करने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग समीर और अतुल दोनों आते हैं तो रचित उन्हें थोड़ी देर बातें करता है और राघव आ जाता है। तो राघव से कहता है, राघव सामान ऊपर से नीचे ले आओ। फिर जीवा आती है और कहती है कि हम लोग निकल रहा है। तो सर रचित कहता है, हाँ चलो चलते हैं। फिर दोनों कार में बैठ करके निकल जाते हैं। राघव फोन करके बोल दिया था कि बॉडीगार्ड की कुछ टीम उनके साथ यूएस जाएगी। उनका खुद का प्राइवेट जेट था तो उल्लू लोग उसी से जाने वाले थे। एयरपोर्ट पर ही दादी और दादाजी उनसे मिलने आ गए थे। रचित को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने उसके पापा को आने नहीं दिया होगा, और वैसे भी वो रचित की सगी माँ नहीं थी, इसलिए रचित को कोई फर्क नहीं पड़ता था दिखावा करने से। फिर चित्तौड़ जी वह दादा दादी जी से मिलकर के प्लेन के अंदर चले जाते हैं। करीब 17 घंटे बाद वो लोग यूएस में होते हैं। तो जीवा घर देखकर कहती है, क्या ये पहले से ही हमारे पास था? तो रचित कहता है, नहीं पहले मैं यहाँ रहता था लेकिन रेंट दे करके, लेकिन जब हम यहाँ आ गए हैं कुछ दिनों के लिए तो हमें ने इस विला को ले लिया। जीवा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं करते क्योंकि उसे पता था कि उसका पति कितना अमीर है। बॉडीगार्ड सारा सामान लेकर के कमरे में सेट कर देते हैं। तो जीवा रचित को गले लगा कर कहते हैं, तो फिर अभी हम क्या करें? तो रचित उसको शरारती नजरों से देखते हुए, क्यों जान हम चले क्या रूम में? तो जीवा उसको मारते हुए कहती है, शर्म करो, एक बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। सर जी तुझसे कहता है, वही तो नहीं आता हमें जाने मन, आपको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं। तो जीवा हंसते हुए से गले लगा लेती है। फिर दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए रूम में चले जाते हैं। इधर राघव युवा सा गया था इसलिए उसने सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी बंगले की, क्योंकि रचित ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि यहाँ पर जीवा को कोई भी टेंशन ना हो। करीब 4 घंटे आराम करने के बाद जीवा उठी और फ्रेश होकर के नीचे आ गई तो देखा सोफे पर बैठ कर के रचित अपने लैपटॉप में काम किए जा रहा था। तो जीवा ने उससे कहा, रचित, उसकी ऐसी आवाज सुनकर कि रचित उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो जीवा बोली, मुझे भूख लगी है। तो रचित अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर जाते हैं तो जीवा को राघव दिखाई देता है आते हुए देखती है। तो राघव से कहती है, राघव तुम भी आ जाओ हमारे साथ, खा लो। राघव रचित को देखने लगता है तो रचित अपना सर हमें हिला देता है। तो राघव भी उनके साथ खाने आ जाता है। ऐसे ही सब अपना खाना खत्म करते हैं तो जिला बाहर ठहरने के लिए गार्डन में चली जाती है और राघव और रचित ऑफिस का काम करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ भी एक ऑफिस खोल के रखा था और वहाँ पर समीर और अतुल ऑफिस संभाल रहे थे। समीर रचित का पार्टनर और दोस्त दोनों था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार रचित और जीवा दोनों कर रहे थे। जीवा हॉस्पिटल के वार्ड में चीखे जा रही थी। जीवा को ऐसे चीखते देख रचित का दिल
बहुत जोर से धड़क रहा था। रचित अपने मन में कहता है अब मैं दोबारा कोई भी बच्चा नहीं करूंगा, मेरी जान को कितनी तकलीफ हो रही है। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। एक नर्स भागकर बाहर आती है और कहती है बच्चे के पापा कौन है, तुरंत जल्दी से आगे आता है। तो नर्स उसे बच्चा पकड़ आते हुए कहती है ये लड़का है आपका। तो रचित अपने बच्चों को हाथ में लेते हुए नर्स से पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। तो नर्स उसको देख कर कह दिया आपकी वाइफ भी ठीक है, हम उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, बस थोड़ी देर रुक जाइए। थोड़ी ही देर में जीवा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सभी जल्दी से उससे मिलने आए। रचित बच्चे को गोद में लेकर आया। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर जीवा की आंखें नम हो जाती हैं। तो रचित उसको बच्चे को देते हुए कहता है जान देखो ये बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है। उसकी बात सुन जीवा मुस्कुराते हुए कहती अपना सर है में हिला देती है। तो समीर आता है और बच्चे को हाथ में लेकर कहता है मेरा भांजा मुझ पे गाया है। तो रचित उसको घूर के देखता है और बोलता है नहीं वो मुझ पे गाया है। तभी अतुल आगे आके कहता है ये किसी पर नहीं अपने चाचा पर गाया है, देखो मैं कितना क्यूट हूँ और मेरा भांजा भी। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। अतुल कहता है भाई मैं नाम रखूंगा मेरे भतीजे का। तो रचित कहता है मैंने पहले ही सोचा है। फिर जीवा और रचित दोनों एक साथ कहते हैं जिरांश। नाम सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो रचित डॉक्टर से बात करके आता है और कहता है हमें अब घर चलना चाहिए। तो अतुल और समीर कहते हैं ठीक है आप दोनों आओ हम लोग जल्दी जाते हैं। रचित और जीवा कुछ नहीं कहते हैं। फिर अतुल और समीर वहां से चले जाते हैं। तो रचित जिराश को अपनी गोद में लेकर और अपने कंधे के सहारे जीवा को उठाकर कहता है चलो जान घर चलते हैं। जीवा भी रचित के सहारे धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है। फिर दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं सारे बॉडीगार्ड ने कार को खूब अच्छी तरीके से सजा रखा था और फूल बिछा के रखे थे रास्ते में। ये देख जीवा उनको देख मुस्कुराते हुए उन पुलों पर चलने लगती है, जिसे देख सारे बॉडीगार्ड खुश हो जाते हैं। तो रचित उनकी तरफ अपना हाथ हिलाकर कहता है घर चलो सब देख लेना। तो बॉडीगार्ड खुश होते हुए कार में बैठ जाते हैं। सारी कार चल देती है। तो रचित जीवा से कहता है जान आप आराम करो और फिर जीवा का सर अपने कंधे पर रख देता है। थोड़ी ही देर में कार घर के अंदर आती है और दरवाजे पर रुकती है। रचित जीवा और बच्चे को उतारता है और से घर के अंदर आते हैं तो जीवा के पैर के नीचे फूल बिछे हुए रहते हैं। अतुल और समीर आगे आते हैं। फिर दोनों आगे आते हैं। अरे अपने हाथ में एक आरती की थाली के समीर जिराश और जीवा रचित की आरती ही लगता है। समीर को ऐसा करते देख जीवा मुस्कुराने लगती है। फिर सब लोग अंदर आते हैं तो रचित जीवा से कहता है जान तुम चलो थोड़ा आराम कर लो। तो जीवा जिराश की ओर देखती है जो समीर और अतुल के साथ था, फिर ऊपर चली जाती है कमरे में। इधर समीर राघव की तरफ देख के कहता है आओ तुम भी लो, आखिर तुम्हारा भी भतीजा है ये। तो राघव हंसते हुए हाँ। फिर तीनों जिराश के साथ खेलने लगते हैं। तभी वह बॉडीगार्ड का हेड आता है तो राघव उसको देखकर कहता है अरे अजय तुम यहाँ क्या हुआ। तो अजय राघव को घूरते हुए जो आप कर रहे हैं वही करने आया हूँ और बॉस ने परमिशन दी है हम सबको। अजय की बात सुन अतुल तुरंत कहता है बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं किसी को भी। अतुल और अजय लड़ने लगते हैं। तभी ऊपर से रचित आके कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, जीवा अभी सोई है और तुम दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। उसकी बात सुन दोनों चुप हो जाते हैं। तो रचित अतुल की तरफ देखकर कहता है जितना हक तुम्हारा है जिराश प्यार उतना ही अजय और सबका भी है। तो दो उसकी बात सुन सब रचित की ओर देखने लगते हैं क्योंकि रचित कभी कभी ही ऐसी बातें करता था। अजय जल्दी से आगे बढ़कर जिराश को अपनी गोद में ले लेता है और सारे बॉडीगार्ड उसको घेर लेते हैं। अजय आज बहुत खुश था क्योंकि रचित उसे अतुल की तरह ही प्यार करता था। सारे बॉडीगार्ड भी खुश थे। ऐसे ही 8 महीने बाद 8 महीने बीत गए थे और जिराश अब थोड़ा बड़ा हो गया था। इस बीच रचित कभी कभी कंपनी के काम के लिए इंडिया आ जाता था, इसलिए रचित फिर से इंडिया आया हुआ था। कोई प्रॉब्लम हो गई थी कंपनी में उसे ही शी करने। तो जीवा कहती है आप कब तक आओगे, आपको गए हुए 2 महीने हो गए हैं। तो रचित उससे कहता है जान क्या करूं, मैं भी मिस कर रहा हूं तुम दोनों को, लेकिन यहाँ पर भी देखना जरूरी है। तो जीवा कुछ सोचते हुए मैं सोच रही हूँ कि इंडिया वापस आ जाऊं। तो रचित मुस्कुराते हुए कहता है जान तुम कह रही हो तो मैं टिकट करवा देता हूँ राघव से कहकर। तो जीवा कहती है ठीक है। फिर दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर जीवा कॉल रख देती है और गार्डन में जाके देखती है तो जिराश बॉडीगार्ड के साथ खेल रहा था और चलने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था। उसको ऐसे देख जीवा मुस्कुराते हुए उसका वीडियो बनाने लगी। जब जिराश ने जीवा को देखा तो पेट के बल उठते हुए जीवा की तरफ हाथ बैठाते हुए म्यूमा म्यूमा
म्यूम करने लगा। जीवा उसके मुंह से म्यूम सुन खुश होकर जीराश के पास आके उसे गोद में ले ली और प्यार से बोली, मेरा गोलू। क्या बोला? अभी फिर से बोलो। तो जीराश हंसते हुए म्यूमा म्यूमा। जीवा बहुत खुश हो गई। फिर अंदर आके उसने अजय से कहा, अजय टू अजय तुरंत आगे आके, जी मैडम। तो जीवा उसे देख के, तुमको कितनी बार बोलूं मुझे मैडम मत बोला करो वरना मैं जीरास को मना कर दूंगी कि वो तुमको चाचू ना बोले। उसकी बात सुन अजय तुरंत, भाभी आप ऐसा मत करना। तो जीवा उससे, हम कल वापस इंडिया जा रहे हैं तो चलने की तैयारी करो। तो अजय तुरंत बोला, जी भाभी। जीवा जीराश को लेके रूम में आ जाती है और अपने फोन में कुछ करती है। इधर इंडिया में रचित जो अपने ऑफिस में बैठा मीटिंग कर रहा था, उसके फोन का रिंग बजा तो रचित ने अपना फोन उठाया और लॉक को खोलकर देखने लगा। उसने क्लिक किया तो एक वीडियो चलने लगी, उसमें से म्यूमा म्यूमा की आवाज आई। तो समीर और अतुल जल्दी से फोन लेके देखने लगे और एक साथ बोले, मेरा भांजा बोलने लगा। अतुल भी मेरा भतीजा बोलने लगा। वहाँ बैठे सब लोग उनको देखने लगते हैं। तो रचित अपना फोन वापस लेते हुए बोला, कंटिन्यू मीटिंग। तो दोनों का मुंह बन गया। रचित जाते हुए राघव से, सारे स्टाफ को बोनस दो राघव। और सब उसकी बात सुन हैरान रह गए। रचित अपनी केबिन में आके वीडियो दोबारा चालू करता है और मुस्कुराते हुए देखने लगता है। नेक्स्ट डे, मुंबई एयरपोर्ट पीआर बाहर बॉडीगार्ड की भीड़ लगी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन आने वाला है जो इतनी सिक्योरिटी लगी है। रचित खड़ा होके वेट कर रहा था, तभी उसे जीवा आती दिखती है और अजय ने जीराश को अपनी गोद में ले रखा था। जीवा रचित को देखते ही भागते हुए उसको गले से लगा लेटी है। तो रचित भी उसे गले गला कर उसका सर सहलाने लगा। तो जीवा बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो रचित बोला, जान मैंने भी मिस किया। तभी दोनों को आवाज आई, तोतली सी डेड डेड। रचित जीराश की ओर देखता है जो उसे रोनी सी सूरत लिए उसके तरफ अपना हाथ बढ़ा बोल रहा था। रचित जल्दी आगे बढ़कर जीराश को अजय से लेते हुए, हाँ बेटा, क्या हुआ तुमको? डेड ने तुमको भी बहुत मिस किया। उसकी बात सुन जीराश हंसने लगा। फिर रचित उन दोनों को लेकर घर के लिए निकल गए। दोनों घर आए तो देखा कि वाह सिंह फैमिली और समीर की फैमिली वही थी। वेलकम के लिए सब जीराश से मिले। सबने कुछ ना कुछ जीराश को दिया। तो गीता जी आगे आते हुए बोली, मेरा नाती आजा अपनी नानी के पास। जीराश हंसते हुए गीता जी के पास चला गया। तो रचित की सौतेली माँ ने मुंह बनाते हुए बोली, यह भी अपने बाप की तरह बाहर वालों को अपना समझता है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो रचित गुस्से से अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपको बोला था ना कि आप लोग मेरे किसी भी फैमिली मीटिंग में नहीं आओगे, तो क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? इस औरत को लेकर रचित के इतने जोर से चिल्लाने की आवाज सुन जीराश रोने लगता है। उसको रोता देख रचित गीता जी की तरफ देखकर कहता है, माँ आप जीराश को ऊपर ले जाइए। गीता जी रचित की बात सुन जीराश को अपने साथ लेकर ऊपर कमरे में चली जाती है। तो रचित अपने डैड की तरफ मुड़ कर कहता है, आपको मैंने पहले ही बोला था कि मुझे आप सबसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो क्यों आप लोग मुझे हर बार आ जाते हैं परेशान करने? आखिर चाहते क्या है आप लोग? जीवा रचित को इतना गुस्सा करते देख उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी रचित की सौतेली माँ आगे आते हुए रचित से कहती है, बेटा हम तो तेरे बच्चे को बस एक बार देखना चाहते थे, आखिर वो हमारा पोता है। तो रचित उनकी तरफ देख कहता है, अच्छा और कैसे वो आपका पोता है? आप यह मत भूलो आपने मेरी माँ को धक्के मार के निकाल दिया था। भरी बारिश में हम तीनों दर दर की ठोकरें खा रहे होते अगर रावत अंकल ने हमें ढूंढ कर अपने साथ अपने घर नहीं ले जाते। और आप लोग तब कहाँ थे बोलो? तो रचित के पापा आगे आके रचित के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, भूलो मत कि वो तुम्हारी माँ है। तो रचित भी चिल्लाते हुए बोला, नहीं है वो मेरी माँ नहीं है, समझे आप? यह औरत बस आपकी पत्नी है, यह मेरी कुछ नहीं लगती। और फिर गुस्से से वह रखा टेबल अपने हाथ से तोड़ देता है जिससे उसके हाथ से खून गिरने लगता है। तो जीवा जल्दी उसकी ओर जाती है पर रचित वहाँ से ऊपर अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। जीवा उसको जाता देख उसके पीछे चली जाती है। तो दादाजी आगे आके कहते हैं, तुम सबको मैंने मना किया था ना कि आना मत। तो रचित के पापा बोलते हैं, क्यों हम नहीं आते आप बताओ? तो दादाजी कहते हैं, तुझे मैंने तब भी बोला था, अब मैंने तुम ऐसा कर्म मत कर जो तुझ पे ही आए वापस। ये सब तेरा किया धरा है, अब तो जीने दे इन बच्चों को, तुम क्यों पीछे पड़ा है? इनके जा यहाँ से। उनकी बात सुन सब चले जाते हैं। तो दादा दादी समीर और राघव से कहते हैं, तुम लोग संभाल लेना, हमारी गलती है कि हमारे बच्चे को आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। समीर और राघव अतुल के पास आते हैं जो अपना सर नीचे करके सोफे पर बैठा था। समीर आगे से अतुल को गले लगा लेता है तो अतुल रोने लगा। उसको ऐसा देख सब बहुत दुखी होते हैं क्योंकि अतुल हमेशा हंसता रहता और सबको हंसाता रहता था।
थोड़ी देर में वो चुप होता है तो समीर उससे कहता है जाकर आराम कर, रूम में मैं जीराश के पास हूँ। तो अतुल सोफे से उठ के अपने कमरे में चला गया। इधर स्टडी रूम में रचित गुस्से से सारा सामान फेंकने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसको ऐसा देख जीवा डर जाती है और भागकर उसे गले लगाते हुए कहती है शांत हो जाओ आप। रचित वैसे ही जमीन पर बैठ जाता है तो जीवा उसके सर में हाथ फेरते हुए कहती है मेरी तरफ देखो। तो रचित उसकी ओर देखता है तो जीवा देखती है उसकी आंखें पूरी तरह लाल होती हैं। वो उसको वापस गले लगा लेती है। फिर रचित थोड़ा शांत होकर उससे कहता है जान तुम कुछ पूछोगी नहीं। तो जीवा उससे कहती है नहीं मुझे नहीं जानना। तो रचित उसे कहता है जान जब शी वक्त आएगा तो मैं तुमको खुद बता दूंगा। तो जीवा अपना सर हाँ में हिला देती है। तो रचित उससे पूछता है जान जीराश कहाँ है। तो जीवा कहती है माँ के पास है वो। उसके मुंह से मां सुन रचित अपने मन में कहता है अब समय आ गया है कि तुमको सब पता चल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूले और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।